थिंक ट्री एकेडमी में आपका स्वागत है। जी हाँ, आप सभी विद्यार्थियों का इस खास सत्र में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक बहुत ही प्रेरणादायक कहानी के जरिए अंग्रेजी भाषा की गहराइयों को समझने वाले हैं। लेखिका सुधा मूर्ति जी की एक बेहद खूबसूरत कहानी है, हाउ आई टॉट माई ग्रैंडमदर टू रीड। यानी मैंने अपनी दादी को पढ़ना कैसे सिखाया। बिल्कुल सही। और आज हम दोनों मिलकर एक बहुत ही सहज तरीके से आपको अंग्रेजी सिखाएंगे। हाँ, और विद्यार्थियों, हमारे सीखने का नियम बहुत ही सरल है। हम इस कहानी के पैराग्राफ को लाइन दर लाइन पढ़ेंगे। जी, एक एक लाइन करके। सबसे पहले एक वाक्य को अंग्रेजी में स्वाभाविक रूप से पढ़ा जाएगा, फिर उसका सरल हिंदी में अर्थ बताया जाएगा, है ना? और अगर कोई मुश्किल शब्द हुआ तो हम उसका मतलब भी समझाएंगे। एकदम सही। और हर पैराग्राफ के अंत में ना हम उसका एक छोटा सा हिंदी सारांश भी देंगे, ताकि पूरी बात अच्छे से समझ आ जाए। मुझे लगता है कि ये तरीका उन लोगों के लिए बहुत शानदार है जो बिना किसी सूचनाओं के भारी बोझ के अंग्रेजी सीखना चाहते हैं। हाँ, मतलब कोई इन्फॉर्मेशन ओवरलोड नहीं होगा। बिल्कुल। आप बस कहानी का आनंद लीजिए और साथ ही साथ नए शब्द सीखते जाइए। तो चलिए फिर कहानी की पृष्ठभूमि से शुरुआत करते हैं। जी, शुरू करते हैं। तो लेखिका अपने बचपन की बात याद करते हुए लिखती हैं, When I was a girl of about 12, I used to stay in a village in North Karnataka with my grandparents. इसका सरल हिंदी अर्थ है, जब मैं करीब 12 साल की बच्ची थी तब मैं उत्तरी कर्नाटक के एक गांव में अपने दादा दादी के साथ रहा करती थी। हाँ, ये एक बहुत ही सीधा वाक्य है। लेखिका यहाँ बस एक दृश्य स्थापित कर रही हैं। बिल्कुल। और उस गांव का माहौल कैसा था ये बताने के लिए वो आगे कहती हैं, Those days, the transport system was not very good, so we used to get the morning paper only in the afternoon. जिसका अर्थ है कि उन दिनों परिवहन व्यवस्था बहुत अच्छी नहीं थी, इसलिए हमें सुबह का अखबार दोपहर में ही मिल पाता था। जी, मतलब गांव की रफ्तार थोड़ी धीमी थी। हाँ, जरा सोचिए ना, आज तो खबरें 1 सेकंड में आ जाती हैं, पर तब एक अखबार के लिए आधा दिन लगता था। बिल्कुल। और इस धीमी रफ्तार का असर उनकी मनपसंद चीजों पर भी पड़ता था। वो आगे बताती हैं, द वीकली मैगजीन यूज टू कम वन डे लेट. All of us would wait eagerly to the bus which used to come with the papers, weekly magazines and the post. यहाँ लेखिका कह रही हैं, साप्ताहिक पत्रिका एक दिन देर से आती थी। हम सभी उस बस का बेसब्री से इंतजार करते थे जो अखबार, साप्ताहिक पत्रिकाएं और डाक लेकर आती थी। विद्यार्थियों, ये बात मुझे बहुत दिलचस्प लगती है। अच्छा, वो कैसे? देखिए, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आज के समय में हम अपनी पसंदीदा वेब सीरीज के नए एपिसोड का बेसब्री से इंतजार करते हैं, है ना? हाँ, बिल्कुल सही तुलना की आपने। बस फर्क इतना है कि यहाँ इंतजार एक धूल भरी सड़क पर आने वाली बस का था जो एक छपी हुई पत्रिका लाती थी। सही कहा। और उस पत्रिका में ऐसा क्या था, इसका जवाब अगली लाइन में है। लेखिका लिखती हैं, एट दैट टाइम त्रिवेणी वॉज अ वेरी पॉपुलर राइटर इन द कन्नड़ा लैंग्वेज। शी वॉज अ वंडरफुल राइटर. Her style was easy to read and very convincing. हाँ, इसका अर्थ हुआ उस समय त्रिवेणी कन्नड़ भाषा की एक बहुत लोकप्रिय लेखिका थीं। वो एक अद्भुत लेखिका थी। उनकी शैली पढ़ने में आसान और बहुत ही विश्वसनीय थी। जी, विद्यार्थियों, यहाँ एक बहुत ही काम का अंग्रेजी शब्द आया है, कन्विंसिंग। हाँ, कन्विंसिंग। इसका मतलब सिर्फ विश्वास दिलाना नहीं है, मतलब जब कोई कहानी इतने स्वाभाविक ढंग से बताई जाए कि आप उसे सच मान लें। जैसे अगर कोई बहुत अच्छा बहाना बनाता है तो हम कहते हैं ना कि ये बहुत कन्विंसिंग लग रहा है। एकदम सही उदाहरण दिया आपने। अब आगे बढ़ते हैं। Her stories usually dealt with complex psychological problems in the lives of ordinary people and were always very interesting. इसका मतलब है उनकी कहानियां आमतौर पर आम लोगों के जीवन की जटिल मनोवैज्ञानिक समस्याओं पर आधारित होती थीं और हमेशा बहुत दिलचस्प होती थी। यहाँ 2 भारी शब्द आए हैं। पहला है कॉम्प्लेक्स। जी, कॉम्प्लेक्स मतलब जटिल या उलझा हुआ। हाँ, और दूसरा शब्द है साइकोलॉजिकल, मतलब कि मनोवैज्ञानिक या हमारे मन और विचारों से जुड़ा हुआ। यानी उनकी कहानियों में आम लोगों की मन की गहरी भावनाएं होती थी। Unfortunately for Kannada literature, she died very young. कन्नड़ साहित्य के लिए ये दुर्भाग्य की बात है कि उनका बहुत कम उम्र में निधन हो गया। और आखिरी लाइन, Even now, after 40 years, people continue to appreciate her novels. अब भी 40 साल बाद लोग उनके उपन्यासों की तारीफ करते हैं। अप्रिशिएट यानी सराहना करना।
तो छात्रों, इस पैराग्राफ का सारांश ये है कि इसमें कन्नड़ की मशहूर लेखिका त्रिवेणी और उनकी सरल लेकिन प्रभावशाली लेखन शैली का परिचय दिया गया है। बिल्कुल सही। अब पैराग्राफ 3 देखते हैं। One of her novels, called Kashi Yatre, was appearing as a serial in the Kannada weekly Karmavira then. It is the story of an old lady and her ardent desire to go to Kashi और वाराणसी। इसका अर्थ है उनका एक उपन्यास जिसका नाम काशी यात्रा था, उस समय कन्नड़ साप्ताहिक कर्मवीर में एक धारावाहिक के रूप में छप रहा था। यह एक बूढ़ी औरत और उसकी काशी जाने की तीव्र इच्छा की कहानी है। विद्यार्थियों, इस वाक्य में एक बहुत ही खूबसूरत शब्द है, आर्डेंट। जी, आर्डेंट डिजायर। हाँ, आर्डेंट का मतलब सिर्फ एक सामान्य इच्छा नहीं होता। जब इच्छा एक जुनून बन जाए तो उसे आर्डेंट डिजायर कहते हैं। बिल्कुल। और वो जुनून क्यों था, वो अगली पंक्ति में है। Most Hindus believe that going to Kashi and worshipping Lord Vishweshwara is the ultimate punya. यानी ज्यादातर हिंदुओं का मानना है कि काशी जाना और भगवान विश्वेश्वर की पूजा करना सबसे बड़ा पुण्य है। यहाँ शब्द आया है अल्टीमेट पुण्य। अल्टीमेट का मतलब होता है सर्वोच्च या अंतिम। जिसके बाद कुछ और पाने की चाहत ना बचे, है ना? बिल्कुल सही कहा। This old lady also believed in this, and her struggle to go there was described in that novel. ये बूढ़ी औरत भी ऐसा ही मानती थी और वहां जाने के लिए उसके संघर्ष को उस उपन्यास में दर्शाया गया था। In the story, there was also a young orphan girl who falls in love, but there was no money for the wedding. मतलब कहानी में एक युवा अनाथ लड़की भी थी जिसे प्यार हो जाता है, लेकिन उसकी शादी के लिए पैसे नहीं थे। ऑर्फन यानी अनाथ। In the end, the old lady gives away all her savings without going to Kashi. अंत में वो बूढ़ी औरत काशी जाए बिना ही अपनी सारी जमा पूंजी उस लड़की को दे देती है। सेविंग्स का अर्थ है जमा पूंजी। She says, the happiness of this orphan girl is more important than worshipping Lord Vishweshwara at Kashi. यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। हाँ, भगवान की पूजा और किसी जरूरतमंद इंसान की मदद में से क्या ज्यादा बड़ा है? इस कहानी का मुख्य संदेश क्या है? यही इस पैराग्राफ का सारांश है। त्रिवेणी के उपन्यास काशी यात्रा की कहानी हमें बताती है कि एक बूढ़ी महिला भगवान के दर्शन के बजाय एक अनाथ लड़की की मदद करना चुनती है। बिल्कुल। और अब हम कहानी के दूसरे हिस्से पर आते हैं जहां दादी के बारे में बताया गया है। वाक्य है, माई ग्रैंडमदर कृष्तक्का नेवर वेंट टू स्कूल सो शी कुड नॉट रीड। इसका सीधा सा अर्थ है, मेरी दादी कृष्तक्का कभी स्कूल नहीं गईं, इसलिए वे पढ़ नहीं सकती थीं। लेकिन वो सुन तो सकती थी ना। लेखिका कहती हैं, एवरी वेंसडे द मैगजीन वुड कम एंड आई वुड रीड द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ दिस स्टोरी टू हर। अर्थ, हर बुधवार को पत्रिका आती थी और मैं उन्हें इस कहानी का अगला भाग पढ़कर सुनाती थी। और दादी कैसे सुनती थी? During that time, she would forget all her work and listen with the greatest concentration. इसका मतलब है उस दौरान वे अपना सारा काम भूल जाती थीं और बहुत ही एकाग्रता के साथ सुनती थीं। विद्यार्थियों, यहाँ concentration शब्द पर ध्यान दें। concentration मतलब पूरी एकाग्रता। जी, जब सारा ध्यान बस एक ही चीज पर हो। और इसका नतीजा क्या होता था? Later, she could repeat the entire text by heart. यानी बाद में वो पूरा का पूरा पाठ मुंह ज़बानी दोहरा सकती थी। सच में, ये तो कमाल की बात है। मुझे तो यहाँ भारत की प्राचीन श्रुति परंपरा याद आ गई। अरे वाह, वो कैसे? देखिए ना, जैसे पुराने जमाने में ज्ञान सुनकर याद रखा जाता था, वैसे ही दादी भी बिना पढ़े पूरी कहानी सुनकर याद कर लेती थी। बिल्कुल सही पकड़े हैं आप। और दादी का इस कहानी से जुड़ने का एक और कारण था। My grandmother too never went to Kashi and she identified herself with the novel's protagonist. इसका अर्थ है, मेरी दादी भी कभी काशी नहीं गई थीं और उन्होंने खुद को उपन्यास के मुख्य पात्र के साथ जोड़ लिया था। यहाँ एक खास साहित्यिक शब्द है प्रोटैगनिस्ट। जी, प्रोटैगनिस्ट मतलब किसी कहानी या उपन्यास का मुख्य पात्र, जैसे फिल्म का हीरो या हीरोइन। हाँ, तो दादी खुद को ही वो प्रोटैगनिस्ट मान बैठी थी। So more than anybody else, she was the one most interested in knowing what happened next in the story and used to insist that I read this serial out to her. और तो इसलिए किसी और से ज्यादा वो ये जानने में रुचि रखती थी कि कहानी में आगे क्या हुआ, और वो हमेशा इस बात पर जोर देती थी कि मैं उन्हें वो पढ़कर सुनाऊं। यहाँ insist शब्द आया है जिसका मतलब होता है किसी बात के लिए आग्रह करना या जोर देना। अब पैराग्राफ 5।
After hearing what happened next in Kashi Yatra, she would join her friends at the temple courtyard where we children would also gather to play hide and seek. काशी यात्रा में आगे क्या हुआ, ये सुनने के बाद वो मंदिर के आंगन में अपनी सहेलियों के साथ शामिल हो जाती थी, जहां हम बच्चे भी लुका छिपी खेलने के लिए इकट्ठा होते थे। कोर्टयार्ड का अर्थ है आंगन। She would discuss the latest episode with her friends. वो अपनी सहेलियों के साथ नई किश्त पर चर्चा करती थी। At that time, I never understood why there was so much of debate about the story. उस समय मुझे कभी समझ नहीं आया कि उस कहानी के बारे में इतनी बहस या चर्चा क्यों होती थी। डिबेट का मतलब है चर्चा या बहस। तो इस पैराग्राफ का सारांश बहुत आसान है। कहानी सुनने के बाद दादी अपनी सहेलियों के साथ मंदिर के आंगन में उस पर चर्चा करती थी जो बचपन में लेखिका को समझ नहीं आता था। बिल्कुल, लेकिन फिर उनका ये रूटीन टूट जाता है। हाँ, लेखिका बताती है, Once I went for a wedding with my cousins to the neighboring village. एक बार मैं अपने चचेरे भाई बहनों के साथ पड़ोस के गांव में एक शादी में गई। In those days, a wedding was a great event. उन दिनों शादी एक बहुत बड़ा आयोजन हुआ करता था। We children enjoyed ourselves thoroughly. We would eat and play endlessly, savoring the freedom because all the elders were busy. हम बच्चों ने बहुत मजे किए। हम लगातार खाते और खेलते रहते थे, उस आजादी का पूरा मजा लेते हुए, क्योंकि सभी बड़े व्यस्त थे। विद्यार्थियों, यहाँ सेवरिंग शब्द बहुत सुंदर है। जी, सेवरिंग मतलब किसी चीज का घूट घूट कर पूरा आनंद लेना। बिल्कुल। तो अगर इस हिस्से का सारांश देखें, तो दादी का उस कहानी के साथ एक गहरा भावनात्मक जुड़ाव हो गया था, लेकिन पोती के शादी में जाने से उनका ये रूटीन टूट गया। और यहीं से कहानी में एक भावुक मोड़ आता है। जब पोती वापस आई तो क्या हुआ? वाक्य है, When I came back to my village, I saw my grandmother in tears. I was surprised, for I had never seen her cry, even in the most difficult situations. इसका अर्थ है, जब मैं अपने गांव वापस आई तो मैंने अपनी दादी की आंखों में आंसू देखे। मैं हैरान थी क्योंकि मैंने उन्हें सबसे कठिन परिस्थितियों में भी कभी रोते हुए नहीं देखा था। What had happened? I was worried. क्या हुआ था? मैं चिंतित हो गई। वरीड का अर्थ है चिंतित। अव्वा, is everything all right? Are you okay? अव्वा, क्या सब ठीक है? क्या आप ठीक हैं? I used to call her Avva, which means mother in the Kannada spoken in North Karnataka. मैं उन्हें अव्वा बुलाती थी, जिसका अर्थ उत्तरी कर्नाटक में बोली जाने वाली कन्नड़ भाषा में माँ होता है। तो छात्रों, इसका सारांश है कि गांव लौटने पर लेखिका ने अपनी मजबूत दादी को पहली बार रोते हुए देखा, जिससे वह बहुत चिंतित हो गईं। बिल्कुल। पैराग्राफ 8, She nodded but did not reply. उन्होंने हाँ में सिर हिलाया, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। नॉडेड का मतलब है सिर हिलाना। I did not understand and forgot about it. मुझे समझ नहीं आया और मैं इसके बारे में भूल गई। In the night after dinner, we were sleeping in the open terrace of our house. रात में खाना खाने के बाद हम अपने घर की खुली छत पर सो रहे थे। टेरेस यानी छत। It was a summer night and there was a full moon. ये गर्मियों की एक रात थी और पूरा चांद निकला हुआ था। लेखिका कहती है, Avva came and sat next to me. Her affectionate hands touched my forehead. I realized she wanted to speak. यानी अव्वा आईं और मेरे पास बैठ गईं। उनके प्यार भरे हाथों ने मेरा माथा छुआ। मुझे एहसास हुआ कि वो कुछ कहना चाहती थीं। यहाँ शब्द है affectionate, मतलब स्नेहपूर्ण या ममता से भरा हुआ। बिल्कुल। मैंने उनसे पूछा, क्या बात है? तो इस हिस्से का सारांश ये है कि रात के शांत समय में दादी लेखिका के पास आईं, क्योंकि वे अपने मन की कोई बात साझा करना चाहती थीं। हाँ। पैराग्राफ 9 में दादी अपनी कहानी बताती हैं। When I was young girl, I lost my mother. जब मैं एक छोटी लड़की थी तो मेरी माँ का निधन हो गया था। There was nobody to look after and guide me. मेरी देखभाल करने और मुझे सही रास्ता दिखाने वाला कोई नहीं था। गाइड का मतलब है मार्गदर्शन करना। My father was a busy man and got married again. मेरे पिता एक व्यस्त इंसान थे और उन्होंने दूसरी शादी कर ली। In those days, people never considered education essential for girls, so I never went to school. उन दिनों लोग लड़कियों के लिए पढ़ाई को जरूरी नहीं मानते थे, इसीलिए मैं कभी स्कूल नहीं गई। Essential यानी जरूरी। I got married very young and had children. मेरी बहुत कम उम्र में शादी हो गई और मेरे बच्चे हो गए। I became very busy. मैं बहुत व्यस्त हो गई। Later, I had grandchildren
and always felt so much happiness in cooking and feeding all of you. बाद में मेरे पोते पोतियां हुए और मुझे आप सभी के लिए खाना बनाने और खिलाने में हमेशा बहुत खुशी महसूस हुई। At times I used to regret not going to school, so I made sure that my children and grandchildren studied well. कभी-कभी मुझे स्कूल ना जाने का पछतावा होता था, इसलिए मैंने ये पक्का किया कि मेरे बच्चे और पोते पोतियां अच्छी तरह से पढ़ाई करें। रिग्रेट का अर्थ है पछतावा। छात्रों, यहाँ हमें सोचना चाहिए, पुराने समय में लड़कियों की पढ़ाई को लेकर समाज की सोच कैसी थी? हाँ, और क्या दादी के इस पछतावे से हमें शिक्षा की असली कीमत समझ आती है? बिल्कुल आती है। तो इसका सारांश यही है कि दादी ने अपनी आपबीती सुनाई कि कैसे बचपन में माँ के न होने और समाज की सोच के कारण उनकी पढ़ाई नहीं हो पाई, जिसका उन्हें हमेशा पछतावा रहा। सही बात है। फिर लेखिका सोचती हैं, I could not understand why my 62-year-old grandmother was telling me, a 12-year-old, the story of her life in the middle of the night. But I knew I loved her immensely. अर्थ, मैं समझ नहीं पा रही थी कि मेरी 62 साल की दादी आधी रात को मुझ 12 साल की बच्ची को अपनी कहानी क्यों बता रही थी, लेकिन मैं जानती थी कि मैं उनसे बहुत अधिक प्यार करती थी। यहाँ immensely शब्द आया है। हाँ, immensely, मतलब बहुत ज्यादा, जिसकी कोई सीमा ना हो। But I knew I loved her immensely, and there had to be some reason why she was talking to me. लेकिन मुझे पता था कि मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ और उनके मुझसे बात करने की कोई ना कोई वजह जरूर रही होगी। Immensely यानी बहुत अधिक। I looked at her face. मैंने उनके चेहरे की तरफ देखा। It was unhappy and her eyes were filled with tears. वो दुखी था और उनकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। She was a good-looking lady who was usually always smiling. वो एक सुंदर महिला थी जो आमतौर पर हमेशा मुस्कुराती रहती थी। Even today, I cannot forget the worried expression on her face. आज भी मैं उनके चेहरे के उस चिंतित भाव को नहीं भूल सकती। Expression मतलब चेहरे के भाव। I leaned forward and held her hand. मैं आगे की ओर झुकी और उनका हाथ पकड़ लिया। Lean का अर्थ है आगे की ओर झुकना। Avva, don't cry. What is the matter? Can I help you in any way? अव्वा, रो मत। बात क्या है? क्या मैं किसी तरह से आपकी मदद कर सकती हूँ? तो सारांश ये है कि 12 साल की लेखिका को समझ नहीं आया कि दादी ये सब क्यों बता रही हैं, लेकिन दादी के आंसुओं को देखकर उसने प्यार से उनकी मदद करने की पेशकश की। बिल्कुल। अब पैराग्राफ 11, जो बहुत जरूरी है। Yes, I need your help. हाँ, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। You know, when you were away, कर्मवीरा came as usual. तुम्हें पता है, जब तुम यहाँ नहीं थी, कर्मवीर पत्रिका हमेशा की तरह आई। I opened the magazine. I saw the picture that accompanies the story of Kashi Yatre, and I could not understand anything that was written. इसका हिंदी अर्थ है, उन्होंने कहा, मैंने पत्रिका खोली, मैंने वह तस्वीर देखी जो काशी यात्रा की कहानी के साथ छपती है, लेकिन जो कुछ भी लिखा था वह मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया। विद्यार्थियों, यहाँ accompanies शब्द का प्रयोग है, मतलब किसी चीज के साथ आना, जैसे तस्वीर कहानी के साथ accompany करती है। जी, many times I rubbed my hands over the pages, wishing they could understand what was written. कई बार मैंने पन्नों पर अपने हाथ फेरे ये सोचकर कि काश वे समझ पाते कि क्या लिखा है। But I knew it was not possible. लेकिन मुझे पता था कि ये मुमकिन नहीं है। If only I was educated enough. काश मैं थोड़ी पढ़ी लिखी होती। I waited eagerly for you to return. मैंने तुम्हारी वापसी का बेसब्री से इंतजार किया। Eagerly यानी बेसब्री से। I felt you would come early and read for me. मुझे लगा था तुम जल्दी आओगी और मेरे लिए पढ़ोगी। I even thought of going to the village and asking you to read for me. मैंने गांव जाकर तुमसे मेरे लिए पढ़ने को कहने के बारे में भी सोचा। फिर दादी कहती हैं, I could have asked somebody in this village, but I was too embarrassed to do so. अर्थ, मैं इस गांव में किसी से पूछ सकती थी, लेकिन ऐसा करने में मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। यहाँ embarrassed का मतलब है संकोच महसूस करना या असहज होना। और फिर दादी अपना सबसे बड़ा दर्द बताती हैं। I felt very dependent and helpless. We are well off, but what use is money when I cannot be independent? इस भारी वाक्य का अर्थ है, मैंने खुद को बहुत निर्भर और असहाय महसूस किया। हम संपन्न हैं, लेकिन उस पैसे का क्या फायदा जब मैं आत्मनिर्भर ही नहीं हूँ। जी, डिपेंडेंट मतलब दूसरों पर निर्भर होना। लेकिन एक मिनट, मुझे यहाँ एक बात पूछनी है। हाँ, बताइए। दादी ने खुद कहा कि वी आर वेल ऑफ, मतलब उनके पास पैसे की कमी नहीं थी, वो संपन्न थी। तो फिर वो इतना असहाय और लाचार क्यों महसूस कर रही थी? पैसे देकर तो वो किसी से भी काम करवा सकती थी। ये बहुत ही गहरा सवाल है। देखिए,
आर्थिक संपन्नता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता में बहुत बड़ा अंतर है। अच्छा। हाँ, साक्षर न होने के कारण दूसरों पर निर्भरता इंसान को अंदर से कमजोर कर देती है। चाहे आपके पास कितना भी पैसा हो, लेकिन अगर आप खुद एक कहानी नहीं पढ़ सकते तो वो पैसा आपको सच्ची आजादी नहीं दे सकता। अरे वाह, क्या बात है। मतलब शिक्षा की अहमियत पैसे से कहीं ऊपर है। बिल्कुल, और यही इस पैराग्राफ का सारांश भी है। यह हिस्सा शिक्षा के वास्तविक महत्व को दर्शाता है, जहां दादी को इस बात का गहरा पछतावा है कि उन्होंने कभी स्कूल का मुंह नहीं देखा। लेकिन दादी ने हार नहीं मानी। पैराग्राफ 12 पढ़ते हैं। I did not know what to answer. मुझे समझ नहीं आया कि क्या जवाब दूं। अव्वा continued. अव्वा ने अपनी बात जारी रखी। अगले हिस्से में वो एक बड़ा फैसला लेती हैं। I have decided I want to learn the Kannada alphabet from tomorrow onwards. I will work very hard. अतः मैंने तय किया है कि मैं कल से कन्नड़ वर्णमाला सीखना चाहती हूँ। मैं बहुत कड़ी मेहनत करूंगी। और वो एक लक्ष्य भी तय करती हैं। I'll keep Saraswati Puja day during Dasera as the deadline. That day I should be able to read a novel on my own. इसका मतलब है मैं दशहरे के दौरान सरस्वती पूजा के दिन को अपनी डेडलाइन के रूप में रखूंगी। उस दिन मुझे खुद से एक उपन्यास पढ़ना आना चाहिए। विद्यार्थियों, दादी का ये डेडलाइन तय करना ना मुझे आजकल के न्यू ईयर रेजोल्यूशंस की याद दिलाता है। सच में बिल्कुल वैसा ही लग रहा है ना? लेकिन फर्क यह है कि हमारा रेजोल्यूशन तो 2 दिन में टूट जाता है, पर दादी का संकल्प सिर्फ दिखावा नहीं था, वो सच्ची लगन थी। जी बिल्कुल। और पोती का क्या रिएक्शन था? लेखिका कहती हैं, I saw the determination on her face, yet I laughed at her. अर्थात मैंने उनके चेहरे पर दृढ़ निश्चय देखा, फिर भी मैं उन पर हंस पड़ी। यहाँ डिटर्मिनेशन शब्द आया है, मतलब पक्का इरादा। हाँ, और पोती ने हंसते हुए कहा, अव्वा, at this age of 62 you want to learn the alphabet? अव्वा 62 साल की इस उम्र में आप अक्षर सीखना चाहती हैं। All your hair is grey, your hands are wrinkled, you wear spectacles and you work so much in the kitchen. आपके सारे बाल सफेद हो चुके हैं, आपके हाथों पर झुर्रियां हैं, आप चश्मा लगाती हैं और आप रसोई में इतना काम करती हैं। Wrinkled का अर्थ है झुर्रीदार। Childishly I made fun of the old lady. बचपने में मैंने उस बूढ़ी औरत का मजाक उड़ाया। Childishly मतलब बचपने में। But she just smiled. लेकिन वो बस मुस्कुरा दी। तो छात्रों, सारांश है कि बचपन की नादानी में लेखिका ने अपनी 62 साल की दादी के इस फैसले का मजाक उड़ाया। लेकिन दादी ने जो जवाब दिया वो अद्भुत है। फॉर अ गुड कॉज इफ यू आर डिटर्मिन्ड यू कैन ओवरकम एनी ऑब्स्टिकल। आई विल वर्क हार्डर देन एनीबॉडी बट आई विल डू इट। फॉर लर्निंग देयर इज नो एज बार। अर्थ, किसी अच्छे काम के लिए अगर आपका इरादा पक्का है तो आप किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। मैं किसी से भी ज्यादा मेहनत करूंगी, लेकिन मैं ये करूंगी। ज्ञान प्राप्त करने के लिए उम्र की कोई सीमा नहीं होती। ऑब्स्टिकल मतलब कोई भी बाधा या रुकावट। बिल्कुल। और फिर पढ़ाई शुरू हो गई। आगे लेखिका बताती है, द नेक्स्ट डे ऑनवर्ड्स आई स्टार्टेड माई ट्यूशन। अव्वा वॉज अ वंडरफुल स्टूडेंट। अगले दिन से ही ट्यूशन शुरू हो गई। अव्वा एक बहुत ही अद्भुत छात्रा थी। The amount of homework she did was amazing. She would read, repeat, write and recite. वो जितना होमवर्क करती थी वो कमाल था। वो पढ़ती थी, दोहराती थी, लिखती थी और रिसाइट करती थी। रिसाइट का मतलब है जोर से बोलकर सुनाना। I was her only teacher and she was my first student. Little did I know then that one day I would become a teacher in computer science and teach hundreds of students. मतलब पोती अपनी दादी की इकलौती टीचर थी और दादी उनकी पहली छात्रा थी। उन्हें तब अंदाजा नहीं था कि भविष्य में वो खुद कंप्यूटर साइंस की एक बहुत बड़ी टीचर बनेंगी। अब हम कहानी के अंतिम हिस्से पर आ गए हैं, परीक्षा का दिन। जी, वाकई है, द दशहरा फेस्टिवल केम एज यूजुअल। सीक्रेटली आई बॉट काशी यात्रे विच हैड बीन पब्लिश्ड एज अ नॉवल बाय दैट टाइम। अर्थ, दशहरे का त्योहार हमेशा की तरह आया। मैंने चुपके से काशी यात्रा खरीद ली, जो तब तक एक उपन्यास के रूप में प्रकाशित हो चुकी थी। हाँ, फिर क्या हुआ? My grandmother called me to the puja place and made me sit down on a stool. She gave me a gift of frock material. Then she did something unusual. इसका अर्थ है, मेरी दादी ने मुझे पूजा की जगह पर बुलाया और एक स्टूल पर बैठाया। उन्होंने मुझे फ्रॉक के कपड़े का एक उपहार दिया। फिर उन्होंने कुछ ऐसा किया जो असामान्य था। अनयूजुअल मतलब कुछ अनोखा या असामान्य। जी, और वो असामान्य चीज क्या थी? She bent down and touched my feet. I was surprised and taken aback. अर्थ वह नीचे झुकी और उन्होंने मेरे पैर छुए।
मैं हैरान थी और अवाक रह गई। यहाँ टेकन अबैक एक मुहावरा है जिसका मतलब है पूरी तरह हैरान रह जाना। हाँ, बिल्कुल स्तब्ध रह जाना। लेकिन विद्यार्थियों जरा सोचिए, भारतीय समाज में हमेशा छोटे बड़ों के पैर छूते हैं। हाँ, यही तो हमारी परंपरा है। तो यहाँ एक 62 साल की दादी अपनी 12 साल की पोती के पैर छू रही है। ये तो एक बहुत बड़ा सांस्कृतिक झटका, यानी कल्चरल शॉक है ना। बाहर से देखने पर यह जरूर सांस्कृतिक झटका लग सकता है, लेकिन हमारे शास्त्रों में असली सम्मान उम्र का नहीं बल्कि विद्या का होता है। अच्छा, विद्या का सम्मान। जी, जो व्यक्ति ज्ञान देता है वो शिक्षक है, और शिक्षक हमेशा सम्मान का अधिकारी है, चाहे उसकी उम्र कुछ भी हो। दादी ने भी यही कहा, एल्डर्स नेवर टच द फीट ऑफ यंगस्टर्स। बड़े कभी छोटों के पैर नहीं छूते हैं। यंगस्टर्स मतलब छोटों या युवाओं। ये सच में बहुत ही भावुक कर देने वाला दृश्य है। एक तरफ जहां दुनिया उम्र के हिसाब से सम्मान तय करती है, वहीं दादी ने ज्ञान और शिक्षा को उम्र से ऊपर रखा। बिल्कुल। वी हैव ऑलवेज टच्ड द फीट ऑफ गॉड, एल्डर्स एंड टीचर्स। हमने हमेशा भगवान, बड़ों और शिक्षकों के पैर छुए हैं। वी कंसिडर दैट एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट। हम इसे सम्मान का प्रतीक मानते हैं। इट इज अ ग्रेट ट्रेडिशन, बट टुडे द रिवर्स हैड हैपेंड। यह एक महान परंपरा है, लेकिन आज इसके बिल्कुल उलट हुआ था। ट्रेडिशन यानी परंपरा और रिवर्स का अर्थ है उलट। इट वॉज नॉट करेक्ट। यह सही नहीं था। तो छात्रों सोचिए, क्या गुरु का सम्मान उम्र की सीमाओं से बड़ा होता है? बिल्कुल। दादी के इस कदम ने लेखिका को पूरी तरह हैरान कर दिया। इस पैराग्राफ का सारांश यही है कि दशहरे के दिन दादी ने अपनी पोती को उपहार दिया और एक अजीबोगरीब कदम उठाते हुए उसके पैर छुए, जो परंपरा के बिल्कुल उलट था। हाँ, अब पैराग्राफ 17। She said, I am touching the feet of a teacher, not my granddaughter. A teacher who taught me so well, with so much of affection, that I can read any novel confidently in such a short period. इसका अर्थ है, उन्होंने कहा, मैं अपनी पोती के नहीं बल्कि एक शिक्षक के पैर छू रही हूँ। एक ऐसा शिक्षक जिसने मुझे इतने प्यार से पढ़ाया कि मैं इतने कम समय में आत्मविश्वास के साथ कोई भी उपन्यास पढ़ सकती हूँ। यहाँ अफेक्शन का मतलब है प्यार और स्नेह है। दादी आगे कहती हैं, Is it not written in our scriptures that a teacher should be respected irrespective of the gender and age? अर्थ क्या, हमारे शास्त्रों में ये नहीं लिखा है कि शिक्षक का सम्मान किया जाना चाहिए, चाहे उसका लिंग और उम्र कुछ भी हो? यहाँ दो शब्द हैं, scriptures मतलब धर्म ग्रंथ, और irrespective मतलब किसी बात की परवाह किए बिना। I did namaskara to her by touching her feet and gave my gift to my first student. पोती ने भी झुककर उन्हें नमस्कार किया और अपनी पहली छात्रा को वो किताब दे दी। She opened it and read it immediately the title Kashi Yatre by Triveni and the publisher's name. ओह, दादी ने तुरंत किताब खोली और बिना किसी मदद के किताब का नाम और पब्लिशर का नाम पढ़ लिया। बिल्कुल। और अंत में पोती कहती है, I knew then that my student had passed with flying colors. यानी तब मुझे पता चल गया कि मेरी छात्रा बहुत अच्छे अंकों से पास हो गई है। Passed with flying colors मतलब शानदार सफलता प्राप्त करना। जी, तो विद्यार्थियों, इस अंतिम पैराग्राफ का सारांश है कि दादी ने न केवल आत्मनिर्भर होकर पढ़ना सीख लिया, बल्कि अपनी पोती को सम्मान देकर एक बहुत बड़ा जीवन मूल्य भी सिखाया। बिल्कुल। लाइन दर लाइन अंग्रेजी सीखने का ये तरीका न केवल हमारी भाषा को मजबूत करता है, बल्कि कहानी के भीतर छुपे हुए गहरे जीवन मूल्यों को भी आसानी से समझने में मदद करता है। मैं पूरी तरह सहमत हूँ। और विद्यार्थियों, विदा लेने से पहले मैं आपके सामने एक सवाल छोड़ना चाहती हूँ। जी, जरूर पूछिए। आज जो कुछ भी आपने सुना, उसके आधार पर जरा सोचिए, अगर आज आपके घर का कोई बुजुर्ग आपसे कोई बिल्कुल नई चीज सीखना चाहे, जैसे कि स्मार्टफोन चलाना या कोई नई भाषा, तो क्या आप में भी उस 12 साल की बच्ची जैसा धैर्य और उत्साह होगा, या क्या आप भी उनकी उम्र का मजाक उड़ाएंगे? इस पर जरूर विचार कीजिएगा। सच में ये एक बहुत ही गहरा सवाल है। तो विद्यार्थियों, इसी विचार के साथ हम आज का सत्र समाप्त करते हैं। भविष्य में ऐसे ही और पाठों के साथ थिंक ट्री एकेडमी में हम फिर मिलेंगे। जी हाँ, आप सभी का जुड़ने के लिए धन्यवाद। सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।